देश की राजनीति में दो वीडियो काफी ट्रेंडिंग हैं। ये वीडियो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के हैं, जिसे लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। असम के सीएम की ओर से जारी ये पहला वीडियो देखिए। इसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उनके बेहद करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन पैर मारते दिख रहे हैं, वो भी मंच में सबके सामने। ये उस वक्त हुआ जब एक नेता नवीन पटनायक के पैर छूने आया। अब ये तस्वीर देखिए। कल की इस तस्वीर में नवीन पटनायक का हाथ कांपता हुआ दिख रहा है, जिसे वीके पांडियन अपने हाथों से छुपा रहे हैं। इन दोनों वीडियो के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि मिस्टर पांडियन कल नवीन बाबू का हाथ कंट्रोल कर रहे थे, अब पैरों की बात। ये वीडियो जब वायरल हो रहे हैं, उसी दौरान आज ओडिशा के मयूरभंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने पहुंचे। पीएम ने नवीन पटनायक को लेकर बहुत बड़ी बात की। उन्होंने नवीन पटनायक के करीबियों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए, पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश है? एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश का शक प्रधानमंत्री को है। यह आशंका जताकर पीएम ने नई बहस छेड़ दी। क्या वाकई ओडिशा के सीएम के साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है? ये रिपोर्ट देखें। खुले मंच पर कल एक मुख्यमंत्री का हाथ छिपाया गया और आज पैर लगाया गया। इस चुनाव में यह सब हो रहा है ओडिशा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नवीन पटनायक के साथ। 77 साल के नवीन पटनायक का कद ओडिशा की राजनीति में बहुत बड़ा है। उनके चाहने वालों की तादाद काफी बड़ी है। उनको ओडिशा का प्राइड कहा जाता है। अब तक हुए प्रचार में बीजेपी उन्हीं को टारगेट कर रही थी, लेकिन शायद उससे बहुत फायदा मिलता नहीं दिख रहा था। इसी बीच 24 घंटे पहले नवीन पटनायक का ये वीडियो आया। बीजेपी के तमाम नेता अपने एक्स हैंडल पर इसे शेयर करने लगे। फिर पार्टी ने अचानक अपनी रणनीति बदली। इसलिए जब प्रधानमंत्री ओडिशा में प्रचार करने गए तो उन्होंने नवीन पटनायक के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का शक जताकर नया तूफान खड़ा कर दिया। नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है, उठना चाहिए ना। प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। नवीन पटनायक पर सीधा हमला भी नहीं बोला, लेकिन उनके सबसे करीबी नौकरशाह पर इशारों में सवाल उठा दिए। इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। Minister at a public meeting in our state today has stated that I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health. प्रधानमंत्री का इशारा जिस लॉबी की ओर है, कल ओडिशा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेतों में उनका जिक्र किया था। हालांकि नवीन पटनायक ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया। ओडिशा का मुख्यमंत्री
तमिलनाडु का व्यक्ति बन सकता है क्या? जोर से बोलो, बन सकता है क्या? सियासी गलियारों में जब सवाल उठे तो वीके पांडियन ने भी बीजेपी पर हमला बोला। The central leaders who are coming to Odisha repeatedly are the other state chief ministers. Their campaign will not have an impact because they have not done anything for Odisha. They are taking about 60,000 crores from Odisha, repaying only 4,000, 5,000 crores. They are all shedding crocodile tears. ओडिशा में 1 जून को लोकसभा की 6 सीट और विधानसभा की 42 सीटों पर चुनाव है। जिस पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन को लेकर बीजेपी हमलावर है वो तमिलनाडु के हैं। सीएम हिमंता के वीडियो में भी वही दिख रहे हैं। ओडिशा की राजनीति में इस वक्त 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, नवीन पटनायक और वीके पांडियन। इसीलिए यहां यह जानना जरूरी है कि वीके पांडियन कौन है, इस चुनाव में बीजेपी के टारगेट पर एक पूर्व नौकरशाह सबसे ज्यादा क्यों है। वीके पांडियन बीजेडी के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकार हैं। नौकरी छोड़कर राजनीति में आए पांडियन को नवीन पटनायक का वारिस माना जा रहा है। बीजेडी के लिए 2014-2019 के चुनाव में भी वो अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब सोचिए आगे की कहानी क्या है। अधिकारी के तौर पर वो इतने ताकतवर रहे हैं कि किसी भी विभाग की योजनाओं का लागू करने के लिए उनका सहमति जो है वो जरूरी है। वीके पांडियन ने ओडिशा की ही आईएएस अधिकारी से शादी की है। पिछले 1 दशक में नवीन सरकार की कई योजनाओं को कामयाबी के साथ उन्होंने लागू करवाया। खासतौर पर 5T यानी ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम लीडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर वो काफी सुर्खियों में हैं। कोरोना के वक्त भी उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया। पांडियन के इन्हीं कामों से नवीन पटनायक काफी प्रभावित हुए, उनको हर अहम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने लगे। श्री मंदिर परिक्रमा योजना का काम उन्हीं की देखरेख में हुआ। पूरे ओडिशा में प्राचीन मंदिरों के नवीनीकरण का जिम्मा वीके पांडियन को दिया गया। शिक्षा में सुधार हो या नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, हर जगह पांडियन का दखल रहा है। इससे पता चलता है कि नवीन पटनायक का सारा कामकाज वीके पांडियन ही देखते हैं। जिस वक्त नवीन पटनायक के खिलाफ साजिश को लेकर पांडियन का इशारों में जिक्र हुआ, तब लोगों के जहन में जयललिता की यादें ताजा हो गई। कई साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनको लेकर भी ऐसी ही आशंका जताई थी। 2016 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद साजिश वाली थियरी सामने आई थी। सवाल उठने लगे थे, तब ये आरोप लगे थे कि तमिलनाडु का ताज पाने के लिए जयललिता की हमराज शशिकला ने धीमा जहर देने की साजिश रची थी। भले ही जयललिता की मौत 2016 में हुई हो, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र का जिक्र 2012 में ही होने लगा था। तहलका मैगजीन ने इसे लेकर खुलासा किया था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने साजिश को लेकर जयललिता को आगाह किया था। इसके बाद जयललिता को यह खुफिया जानकारी भी मिली कि सालों से जो दवाइयां वो लगातार ले रही थी उसमें स्लो पॉइजन मिला हुआ था। शक गहराने के बाद एक दिन अचानक जयललिता बिना शशिकला को कुछ बताए शहर के एक नामी डॉक्टर से मिलने चली गईं। साथ में उन दवाइयों को भी ले गईं जिन्हें वो रोज खाती थी। इस डॉक्टर ने जयललिता और उन्हें दी जा रही दवाइयों की जांच की तो पता चला कि दवाइयों में धीमा जहर मिला हुआ है। यहाँ भी शशिकला शक के घेरे में थी। मुख्यमंत्री की देखभाल के लिए रखी गई नर्स को शशिकला ने ही चुना था। नवीन पटनायक के खिलाफ साजिश और सेहत को लेकर जिस तरह आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उसके बाद इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वीके पांडियन नवीन पटनायक के साथ साई की तरह रहते हैं, उनके सबसे खास हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी वक्त जयललिता के लिए बेहद खास शशिकला हुआ करती थी। ओडिशा में प्रधानमंत्री के बयान से खलबली मची है तो चुनाव प्रचार के बीच उनके प्लान ने विपक्षी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है। आखिरी चरण के प्रचार का शोर जिस दिन थमेगा उसी दिन यानी 30 मई को पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। वो पहले भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, फिर वो उस जगह ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने तप किया था। 1 जून को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे, यानी पीएम मोदी ऐसे वक्त में कन्याकुमारी में होंगे जब देश में 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग हो रही होगी। उनके वहां जाने के मायने क्या है, ये सब आपको बताएंगे। TV9 भारतवर्ष की संवाददाता सुरभि शर्मा इस वक्त कन्याकुमारी में। पहले आप उनकी रिपोर्ट।
प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी के दौरे पर यहां वो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। माना जाता है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं। कन्याकुमारी के इस रॉक का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जो महत्व सारनाथ का गौतम बुद्ध के जीवन में है, वही महत्व स्वामी विवेकानंद के लिए इस जगह का है, जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाने वाले हैं। विकसित भारत के लिए विवेकानंद के विजन के प्रति ये PM मोदी की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कन्याकुमारी का स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल बेहद खास है, क्योंकि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद यहाँ पर पहुँचे थे और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किस तरीके से अपने भारत दर्शन में उन्होंने आम लोगों की तकलीफ, दर्द, गरीबी, आत्मसम्मान और शिक्षा की कमी को जिस तरीके से नजदीक से देखा। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी एक पैर पर यही तप किया था। उन्होंने ये तप भगवान शिव के इंतजार के दौरान किया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जहां PM मोदी ध्यान लगाने वाले हैं, वो हिस्सा समुद्री इलाके में है। ये स्थल हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में प्रचार की शुरुआत भी तमिलनाडु से की थी और इसका अंत भी वो वहीं करने जा रहे हैं। अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरुआत में उठाया था, क्या PM मोदी के रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने का कोई चुनावी कनेक्शन है? दरअसल पश्चिम बंगाल स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली है। बंगाल में आखिरी चरण में 1 जून को 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री के इस ध्यान कार्यक्रम को वोटरों को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का एरिया 3 समंदर की संगम स्थली यानी एकता का प्रतीक है। ऐसे में PM वहां जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश भी देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने उठाया। पार्टी का आरोप है कि प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह का दौरा आचार संहिता का उल्लंघन है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। बिल्कुल ध्यान में आप जाइए, हमारी आपको शुभकामना। लेकिन सर कैमरा लेके मत जाइएगा। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना, तो वो ध्यान नहीं होता है, वो थोड़ा सा ढोंग, थोड़ा सा पाखंड होता है और कैमरे से आप डिस्टर्ब भी रहेंगे। कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। मोदी जी समान पुरुष नहीं है, आध्यात्मिक पुरुष है और ये बाकी लोग जाके छुट्टियां मनाते हैं और जब सफाई में महोत्सव करते हैं और सफाई में नाच करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी योग पुरुष है और उनके कारण से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, उनके प्रयास से, और वो योगी आदमी है। विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि प्रचार खत्म होने के बाद PM धार्मिक यात्रा करते हैं। ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। जब पहली बार 2014 में चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और ध्यान लगाया था। 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और वहां गुफा में ध्यान लगाया। इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान मार्ग के बाद खबर एक लिखित भविष्यवाणी की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में दिल्ली के CM ने बाकायदा हस्ताक्षर करके, लिख कर यह कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को 300 सीटें और NDA गठबंधन को 200 सीटें मिलेंगी। उन्होंने इस बात को एक सादे पन्ने पर लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए। इस बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि उनके ऊपर झूठे केस हैं और बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पार्टी में शामिल होने पर बेल दिलाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्हें यह ऑफर नहीं मिला। इस विस्फोटक इंटरव्यू से हमने आपके लिए एक छोटा सा हिस्सा निकाला है, आप खुद देखें।
जब आप जेल से बाहर आए तो आपने कहा कि मोदी जी तय करते हैं कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप देश के संविधान और कानून को पढ़ लीजिए। जब अभी मनीष जी और सतेंद्र जी जेल में हैं, उनके पास कोई मैसेज लेके गया बीजेपी में आ जाओ तो आपकी बेल करवा देंगे, कौन करवा देगा, कैसे करवा देगा, किससे करवा देगा? इसी में सारे जवाब हैं आपके। पर आपको तो ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला? नहीं, मेरे को ऐसा ऑफर नहीं मिला। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह के पंजाब के लोगों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो आपकी पंजाब की सरकार है वो गिरा देंगे, ये बात 4 जून के बाद की बात बोल रहे हैं, 2 जून को आपको सरेंडर करना है। इतना बड़ा अगर संकट आने वाला है तो उसके लिए कुछ आप प्लान रेडी करके जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप जेल में होंगे? ऊपर वाला साथ है हमारे। हम छोटे से थे, दिल्ली की गलियों में एनजीओ चलाया करता था मैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी बनाऊंगा। भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर भगवान ने दूसरा राज्य भी दे दिया। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। आपका आकलन क्या है, क्योंकि आप लिख के देते हो कई बार सटीक भी बैठता है, कितना इंडिया अलायंस को और कितना बीजेपी को? पेन आपके पास है, पेपर में आपको दे रहा हूं। मैं अभी उसके पहले बताना चाह रहा हूँ जी। मैं पूरे देश भर में घूमा हूँ जी। लोग महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं। लोग अपने प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमें समाधान देंगे जी, लेकिन जब लोग टीवी खोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी गाली देते हुए मिलते हैं। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, किस किस को लगता है कि मोदी जी भगवान है? मैं रामचंद्र जी की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। मोदी जी भगवान कब से हो गए? और मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस जवाब दे कि क्या आरएसएस भी मोदी जी को भगवान मानता है? इसको देख के जनता में बहुत गुस्सा है और जनता इस बार इनको मजा चखाएगी। तो मैं बताइए समझ, इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की जी, और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। बिल्कुल, सब समय देने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बन रही है। बिल्कुल। पॉलिटिकल बयानबाजी पर यह रील आपको जरूर देखनी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज अनाज भी दिया है और आने वाले 5 साल ये मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। लेकिन ये सब तो ट्रेलर है, ट्रेलर। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है। टीएमसी कह रही है एटा 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 होते देवो ना। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो। जय जय श्री राम। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। 4 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है। बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए। पॉलिटिकल बयानों की गर्मी के बाद
अब बात झुलसाने वाली उस गर्मी की जिसने जीना मुहाल कर दिया है। देश की राजधानी की बात करें तो आज टेम्परेचर ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अक्सर आपने दुबई की गर्मी के बारे में सुना होगा। दुबई तपता रेगिस्तान है। आमतौर पर कहते हैं कि दुबई में बिना एसी की जिंदगी जीना मुश्किल है। इस दुबई का अधिकतम तापमान 55 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज दिल्ली ने हमारे देश में राजस्थान में गर्मी के नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दिल्ली के मुंगेशपुर में आज तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप सोच सकते हैं दुबई रेगिस्तान में बसा है, लेकिन दिल्ली से यमुना नदी होकर बहती है। उसके बावजूद दिल्ली में पारा 52.3 डिग्री तक पहुंच गया, जो ऑल टाइम हाई है। सवाल है कि क्या दिल्ली अब दुबई का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी? वहीं दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्सों से भी गर्मी की चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के शेखपुरा में इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि स्कूल की कई लड़कियां बेहोश होकर गिरने लगी। बिहार के शेखपुरा में स्कूल की लड़कियों की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। शेखपुरा में गर्मी ने इतना तांडव किया कि कोई क्लास में, कोई बाहर, तो कोई रिक्शे में गिर गया। स्कूल की एक छात्रा बेंच पर लेटी है। वो गर्मी से तड़प रही है। उस पर पानी छिड़का जा रहा है। वो बुरी तरह से बेचैन है। कक्षा के बाहर बैठी इस छात्रा के चेहरे को गीले कपड़े से पोंछा जा रहा है। कई बच्चियां ऑटो रिक्शा में ही गर्मी से बेचैन हो गईं। शेखपुरा में सरकारी स्कूल की 50 से ज्यादा छात्राएं पढ़ाई के वक्त बेहोश हुई हैं। सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेहोश बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को फोन किया गया। काफी देर तक जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो निजी वाहनों से सभी छात्राओं को सदर अस्पताल ले जाया गया। करीब 6-7 बच्चे बेहोश हो गए। 2 बच्चा अभी रेफर कर दिया गया, चले गए गाजल। वही गर्मी के कारण यहाँ हुआ होगा, और क्या होगा। कैसा गर्मी है? पूरे भीषण गर्मी चल रहा है। क्या बच्चों और बच्चे भी परेशानी? हाँ, एकदम परेशानी में आ सकता, लगातार हो भी रहे हैं। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सभी स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मौसम विभाग ने गलत तापमान देने पर अपनी गलती मानी। दिल्ली के मंगेशपुर में 52.9 डिग्री बताया था तापमान। सेंसर में त्रुटि के कारण गलत तापमान बताया गया। तो अब आप जानना चाहेंगे कि एक्चुअल कितना था। 52.9 बताया गया था वो करीब 49 पॉइंट समथिंग। लेकिन बारिश होने के बाद एकाएक अगर मंगेशपुर की बात की जाए तो करीब 9 डिग्री तापमान कम हो गया एकदम से। बारिश से बड़ी राहत मिली है। बिहार में गर्मी से बेहाल छात्राओं की तस्वीर आपने देखी। हर कोई परेशान है। तो वहीं जयपुर में भी गर्मी से तमड़ा रही है। जयपुर की सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है। तेज धूप और गर्मी से थोड़ी राहत के लिए बाइक सवार और कार चालक पानी की फुहार ले रहे हैं। कई लोग तो गर्म कारों को भी इस पानी की बौछार के बीच खड़ी कर रहे हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के कोटा से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। कोटा में हीट वेव से 48 घंटे में 21 अज्ञात लोगों के शव बरामद हुए। मौत का यह आंकड़ा चौंकाता है। पूरे राजस्थान में गर्मी से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल खुद फील्ड में उतरे हुए दिखाई दिए। सीएम भजन लाल ने पानी की समस्या को देखते हुए पंप हाउस का अचानक निरीक्षण किया। गर्मी में पानी की सप्लाई लगातार होती रहे इसका आदेश दिया। तो वहीं दिल्ली में जानवर और पक्षी भी गर्मी से बेहाल हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी ने परिंदों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हीट स्ट्रोक से बढ़ा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। सिर पर चढ़ी गर्मी से मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा डॉक्टर्स कर रहे हैं। राजस्थान में आसमान से बरसते आग के गोलों के टॉर्चर के चलते लोग सड़क पर चलते चलते गश खाकर गिर रहे हैं। पिछले 2 दिनों की जबरदस्त हीट में जयपुर में ही करीब 25 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे, जो धूप में पैदल या अपने वाहन पर चलते चलते बेहोश हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है।